हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं और देखिए जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो देखिए वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है अकाउंटेंट्स लोगों को कि देखिए जब वो लोग लेजर को क्रिएट करते हैं तो उसको कौन से ग्रुप के अंदर डालना है उसमें उन लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 51 लेजर बताने वाला हूँ, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि 51 लेजर प्लस उसका अंडर ग्रुप्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज होता है और हर एक कंपनी में इसका यूज होता है। ठीक है, यानी सिंपली समझ लीजिए कि टॉप 51 लेजर्स को मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, उसका लेजर का नाम एंड उसका अंडर ग्रुप, जो कि आपको काम में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इसको डिटेल में जाने का प्रयास करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट लेजर विथ अंडर ग्रुप्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट का। देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है एक जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सिंपली देखिए कोई भी आदमी जब बिजनेस में पैसा लगाता है, पूंजी लगा के बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, जिसने आपको कैपिटल के रूप में कुछ पैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो लेजर क्रिएट करेंगे उस आदमी का नाम एंड उसको डाल देंगे अंडर कैपिटल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्स। देखिए सेल्स के लिए जनरली देखिए बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि एक सिंपली बात करें हम सेल्स नाम से एक सेल्स अकाउंट बनाते हैं। वैसे हम चाहे तो यहाँ पे सेल्स 18%, अगर आपके कंपनी में ओनली 18% का ही गुड्स सेल होता है तो आप चाहे तो इस सेल्स 18% नाम से एक लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर आप लेजर में ही मेंशन कर देंगे आप जीएसटी का जो रेट है उसको, एचएसएन कोड को भी लेजर में ही इसी में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सेल्स लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिक आपको बस 18% का ही टैक्स वहाँ पे लगेगा। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे तो परचेस के लिए भी सिंपल सा परचेस अकाउंट होता है, जहाँ पर हम लोग परचेस का एंट्री करते हैं। वैसे आप यहाँ पे परचेस 18%, यानी कि अगर आप ओनली 18% का ही गुड्स को परचेस करते हैं तो आप 18% जो है परचेस 18% नाम से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, और जहाँ लेजर में ही आप जो है डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो जीएसटी रेट कितना है, एचएसएन कोड क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी कि आपको अलग से आइटम में जो है उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इस लेजर में ही उसको मैंशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे कस्टम ड्यूटी देखिए, अब जब कस्टम ड्यूटी एक तरह से बाहर से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं उस टाइम भी आपको कस्टम ड्यूटी नाम से एक लेजर क्रिएट करना पड़ता है, जो कि आपका परचेस अकाउंट के अंदर होता है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें परचेस इंपोर्ट, अगर आप परचेस इंपोर्ट भी किसी अदर कंट्री से कुछ भी गुड्स को परचेस करते हैं तो आपको परचेस अकाउंट के अंदर रखना होता है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें परचेस रिटर्न का, तो जब भी आप गुड्स को परचेस रिटर्न यानी कि परचेस करने के बाद अपने सप्लायर को फिर से वापस रिटर्न कर देंगे, तो उस केस भी आपको परचेस रिटर्न के अंदर ही आपको उसको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है परचेस का, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एचडीएफसी बैंक। अब देखिए किसी भी तरह का बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपको सिंपली उस बैंक का नाम लिखना है एंड उसको अंडर डाल देना है बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, वैसे नेक्स्ट यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये जो तीनों होते हैं तीनों को अंडर आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कस्टमर्स। आपके कंपनी में जितने भी कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर का नाम लिखिए एंड उसको आपको डालना है अंडर सन्ड्री डेटर्स के अंदर, ग्रुप रहेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे जितने भी सप्लायर्स रहेंगे, सप्लायर को आपको रखना है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेट। फ्रेट जितने भी तरह का, जैसे कि आपने बाहर से गुड्स को मंगवाया, ठीक है, तो आपने फ्रेट पे किया, तो फ्रेट आप जब भी पे करते हैं तो उसको आपको रखना है अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं देखिए जैसे कि आपने गुड्स मंगवाया, ठीक है, तो गुड्स में सपोज गुड्स का कॉस्ट था 100 रुपये और आपने उस पर फ्रेट पे किया 10 रुपीज़, तो अब गुड्स का कॉस्ट हो गया 110 रुपीज़, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो गुड्स है गुड्स में ही रेट जो हमारा जो फ्रेट का चार्जेस है वो ऐड हो जाता है, इसके लिए इसे बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, वैसे यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस, अगर आप सपोज किसी कस्टमर तक अपने गुड्स को पहुंचा रहे हैं और वहां से आप डिलीवरी चार्ज कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने कस्टमर से आप डिलीवरी चार्जेस को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इंडायरेक्ट इनकम के अंदर इसको रखना होता है, क्योंकि इसमें आपको इंडायरेक्टली इनकम हो रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे सैलरी, आप किसी को सैलरी देते हैं तो आपको वहाँ पे रखना है इसको इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंपनी के लिए एक तरह से खर्चा हो गया। ठीक है, वैसे अगर हम बात करते हैं वेजेस, देखिए वेजेस एक तरह से होता है मजदूरी, जैसे कोई कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होता है, वेजेस दिया जाता है, तो उसको रखना है आपको अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि देखिए जब गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होता है तो डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, इसके लिए वेजेस को रखा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ओके, नेक्स्ट है सैलरी पेबल। सैलरी पेबल देखिए जितने तरह का पेबल एंट्री होता है, चाहे टीडीएस पेबल हो, सैलरी पेबल हो, या फिर इनकम टैक्स पेबल हो, जितने तरह का पेबल एंट्रीज होते हैं सबको रखा जाता है अंडर करंट लाइबिलिटीज के अंदर, या फिर चाहे तो आप इसको रख सकते हैं प्रोविजंस के अंदर। ठीक है, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, क्योंकि एक तरह से आपके लिए लाइबिलिटी होता है, आपको आज नहीं तो कल पेमेंट करना ही पड़ेगा। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे टीडीएस एंड टीसीएस, देखिए टीडीएस एंड टीसीएस भी एक तरह से करंट लायबिलिटीज होता है, इसको आप करंट लायबिलिटीज ग्रुप के अंदर भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टीडीएस पेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा पहले, यहाँ पे सैलरी पेबल नाम से बनाया था, ठीक है, करंट लायबिलिटीज में रख सकते हैं, या फिर इसको प्रोविजंस के अंदर भी रख सकते हैं, दोनों में से किसी के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सैलरी पेबल, देखिए सैलरी पेबल डबल आ चुका है, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल। अब देखिए रिसीवेबल क्या होता है, इसको बोलते हैं करंट एसेट्स। आप लोग ध्यान रखें, जितने भी तरह का रिसीवेबल जो होता है अकाउंट्स, उसको आपको क्रिएट करना होता है अंडर करंट एसेट्स के अंदर, क्योंकि देखिए रिसीवेबल का मतलब होता है कि जैसे देखिए, जैसे मैंने बताया आपको पेबल अभी, ठीक है, पेबल का मतलब होता है हमें आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, राइट। वैसे रिसीवेबल का मतलब होता है हमें आज नहीं तो कल रिसीव होगा, यानी कि हमारा करंट एसेट हो गया वो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पेटी एक्सपेंसेस, तो पेटी एक्सपेंस को हमेशा आपको रखना है कैश इन हैंड ग्रुप के अंदर। वैसे पीएस धनबाद ब्रांच, जैसे कि सपोज हमारा कोई ब्रांच है धनबाद में, तो हमारा ब्रांच हो गया, तो ब्रांच को सिंपली आपको रखना है ब्रांच एंड डिवीजन के अंदर। वैसे आपका किसी भी तरह का गोडाउन हो गया, तो गोडाउन को भी रख सकते हैं ब्रांच एंड डिवीजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एनी बैंक, कोई बैंक हो सकता है, ओडी एंड ओसीसी अकाउंट। आप किसी बैंक से जब लोन लेते हैं, ओडी या फिर ओवरड्राफ्ट हो सकता है, या फिर ओसीसी यानी कि ओपन कैश क्रेडिट, एक तरह से लोन अकाउंट होता है, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट में दिया जाता है, तो उसको आपको रखना है ओसीसी अकाउंट या फिर ओडी अकाउंट। हालांकि ओसीसी को सिलेक्ट करेंगे या फिर ओडी को सिलेक्ट करेंगे, आपको वहाँ पे ओडी अकाउंट ही देखने को मिलेगा ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रेंट डिपॉजिट, अगर आप किसी भी तरह का रेंट डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको इसको रखना है डिपॉजिट एसेट के अंदर, क्योंकि एक तरह से आपका एसेट हो गया जब जैसे कि आपने कहीं पर रूम कोई रेंट पे लिया हुआ, ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हैं पगड़ी, बहुत सारी जगह पगड़ी बोला जाता है, बहुत सारी जगह सिक्योरिटी मनी बोला जाता है, तो वहाँ पर लिया जाएगा वन टाइम, उसके बाद जब आप रूम को छोड़ देते हैं उस टाइम आपको वो पैसा वापस मिल जाता है, इसके लिए इसको बोलते हैं डिपॉजिट्स, जो कि आपका एसेट होता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे एडवांस सैलरी, अगर आपने किसी को एडवांस सैलरी दिया हुआ है तो उसको आपको रखना है लोन एंड एडवांसेस एसेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है फर्नीचर मशीन, फर्नीचर अलग हो गया, मशीन अलग हो गया। देखिए अगर आप फर्नीचर परचेज करते हैं जो कि आपने सपोज आपने यूज़ करने के लिए खरीदा हुआ है, ठीक है, आपने सेल करने के लिए नहीं खरीदा, जैसे कि डेस्क हो गया, उस तरह से आपने कुछ मशीन में बात करें कंपनी के लिए मशीन जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग करती होगी, वो सब मशीन हो गया, फिर लैपटॉप हो गया, तो ये सब जो चीज़ें होती है सब फिक्स एसेट के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये सब को कंपनी के यूज़ करने के लिए होता है, सेल करने के लिए नहीं होता है, ठीक है, जिसका लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है म्यूचुअल फंड्स, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप उसको रखना है आपको इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे HFCL लोन, HFCL का प्रॉब्लम होता है कि हीरो फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। अगर प्राइवेट कंपनी से आपने लोन लिया हुआ है तो उसको सिंपली आपको रख सकते हैं लोन्स एंड लायबिलिटी के अंदर। वैसे अगर आपने बैंक लोन भी लिया हुआ है तो उसको भी आपको रख सकते हैं लोन्स एंड लायबिलिटी के अंदर, ठीक है। वैसे यहाँ पे जनरल रिजर्व, देखिए बहुत सारे बार क्या होता है बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है ना, तो लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट में से, ध्यान रखिए, प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकाल करके एक अलग लेजर बनाता है जनरल रिजर्व नाम से, उसके अंदर उस पैसे को रखा जाता है, इसको बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस या फिर रिटर्न अर्निंग बोल सकते हैं, दोनों में से किसी में भी रखेंगे आपको रिजर्व एंड सरप्लस ही देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर और एक होता है कैपिटल रिजर्व, जो कि आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को आपको अलग से एक लेजर क्रिएट करते हैं कैपिटल रिजर्व नाम से, जहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉफिट को रखते हैं उस लेजर में, जहाँ को फ्यूचर में होने वाले खर्चे को हम लोग वहाँ पे उसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लोन्स, अगर आपने अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से लोन लिया हुआ है तो उसको आपको रखना होता है अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर। वैसे अगर यहाँ पे लोन फ्रॉम बैंक या किसी फर्म से आपने लोन लिया हुआ है तो उसको आपको सिंपली रखना है सिक्योर्ड लोन्स के अंदर। वैसे सस्पेंस अकाउंट, अगर देखिए सस्पेंस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके कंपनी सपोज कहीं से 10,000 रुपये आया, ठीक है, बट आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो अमाउंट कहाँ से आया, तो उस केस में आप सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं एंड उस एंट्री को आप सस्पेंड अकाउंट के अंदर डाल सकते हैं, जहाँ पर क्या होगा फ्यूचर में जब भी उसको सस्पेंस एक तरह से दूर होगा, सपोज आपको पता चल गया 1-2 महीने बाद कि हाँ पैसा वहाँ से आया हुआ था, तो उस केस में आपको क्या करना है, उसको चेंज कर देना, सस्पेंस अकाउंट जो आपने रखा हुआ था सस्पेंस अकाउंट को चेंज करके अब जहाँ से पैसा आया था उसका नाम का लेजर को क्रिएट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुरियर चार्जेस, सपोज आपने कुरियर चार्जेस एक तरह से खर्चा करा हुआ है तो उसको रखना आपको इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। वैसे यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसको रखना ड्यूटीज एंड टैक्सेस, या फिर चाहे तो करंट लायबिलिटीज में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे राउंड ऑफ को देखिए आप चाहे तो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इंडायरेक्ट इनकम्स, दोनों में से किसी में भी रखें, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्काउंट गिवन, अगर आपने डिस्काउंट दिया हुआ है तो आपके लिए एक तरह से इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। वैसे यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो आपको सिंपली उसको इंडायरेक्ट इनकम्स के अंदर रखना है। वैसे अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस,
उसको आपको रखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे जॉब वर्क चार्जेस, तो इसके लिए आपको रखना है डायरेक्ट इनकम के अंदर, क्योंकि देखिए आप किसी से जैसे सपोज जॉब वर्क चार्जेस पहले होता है क्या वो समझ लीजिए। सपोज हम जॉब वर्क करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कुछ गुड्स आया, हमने गुड्स का जो है उसको एक तरह से बोल सकते हैं प्रोडक्शन किया, एंड प्रोडक्शन होने के बाद जो हमारा कॉस्ट हमने जो चार्जेस उसमें ऐड करेंगे, उस चार्जेस के ऐड करके हम सामने वाले पार्टी को बिल देंगे, ठीक है। तो एक तरह से हमने एक तरह से सर्विस दिया, तो उसको बोलते हैं जॉब वर्क चार्जेस, एक तरह सर्विस होता है, उसको आप क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट इनकम्स के अंदर, ठीक है। वैसे पे 18% स्टॉक, जैसे कि एक होता है स्टॉक इन हैंड ग्रुप, आपको मालूम होगा। तो ये देखिए स्टॉक इन हैंड जो ग्रुप काम आता है, जैसे कि जब अकाउंट्स ओनली मेंटेन, देखिए एक होता है अकाउंट्स ओनली और एक होता है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, ठीक है। तो अकाउंट्स ओनली में ये काम आता है, ये जो है अकाउंट्स ओनली में काम आता है, जहां पर स्टॉक का बात नहीं, यानी कि इन्वेंट्री के बाद जहां पर नहीं होता है वहां पर हमारा ये स्टॉक इन हैंड काम में आता है, ठीक है, जो कि जनरली इसका बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखिए जनरली ज़्यादातर 90% काम किस में करते हैं, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में, ठीक है। बट ये काम करता है किसमें, ओनली अकाउंट्स ओनली में, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। तो अगर आप अकाउंट्स ओनली में काम करते हैं तो स्टॉक इन हैंड आपके काम में आएगा। नेक्स्ट कमीशन रिसिप्ट, अगर आपको कमीशन रिसिप्ट हुआ है तो आपको रखना है इंडायरेक्ट इनकम्स के अंदर। उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेमेंट करा हुआ है तो आपको रखना है इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। वैसे अगर आपने स्टाफ वेलफेयर में कुछ पेमेंट खर्चा करा हुआ है तो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखना है। उसके बाद अगर आप ऑडिट फी आपने पेमेंट करा हुआ है तो आपको रखना है इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। उस तरह से बोनस आपने किसी को दिया हुआ है तो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। उसके बाद से डेप्रिसिएशन का अगर आपने एंट्री करा हुआ है तो डेप्रिसिएशन लेजर को आपको रखना है इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर, ठीक है। वैसे भी इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट करा हुआ है जिसमें पर आपने जो इंटरेस्ट दिया हुआ है उसको एक तरह से आपके लिए खर्चा हो गया तो आपको उसको रखना है इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। लास्ट यहाँ पर है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो कि इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आपको इसको भी रखना है। जितने भी तरह के खर्चे होते हैं ज़्यादातर जो है इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर लेजर क्रिएट करा जाता है। तो दोस्तों ये थे 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजर और उसके ग्रुप। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।